नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट में आपके साथ दामिनी। चलते हैं खबरों की ओर। योगी कैबिनेट में 24 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला आया है। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस सेवा दी जाएगी। आधार कार्ड, वोटर आईडी दिखाकर कर सकेंगी महिलाएं यात्रा। यूपी की करीब 1 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलने वाला है। यूपी परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा होगी। बसों को खरीदने के लिए 425 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें, यूपी की करीब 1 करोड़ महिलाओं के लिए खुशखबरी है। उनको लाभ मिलने वाला है। यूपी परिवहन निगम की तरफ से फ्री बस सेवा मिलने वाली है। योगी कैबिनेट में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनमें से एक है महिलाओं को फ्री बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। योगी सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला है, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस सेवा मिलने वाली है। योगी कैबिनेट में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनमें फ्री बस सेवा महिलाओं को मिलने वाली है। आपको बता दें, 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा मिलेगी। यूपी में ऐतिहासिक फैसला महिलाओं के लिए लिया गया है। देखिए, योगी कैबिनेट में 24 प्रस्तावों पर जो मुहर लगी है, इसमें योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस सेवा मिलने वाली है। आधार कार्ड और वोटर कार्ड आईडी दिखाकर महिलाएं यात्रा कर सकेंगी। यूपी की करीब 1 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिलने वाला है। यूपी परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा होने वाली है। और आपको बता दें, बसों को खरीदने के लिए करीब 425 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मिल चुकी है। और ये जो योजना है, उसे लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना का नाम दिया गया है, जिससे यूपी की करीब 1 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलने वाला है। योगी कैबिनेट में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनमें से एक ये बड़ी खुशखबरी महिलाओं के लिए। यूपी की 1 करोड़ महिलाएं जो हैं वो इससे लाभान्वित होने वाली हैं। 60 वर्ष से अधिक की महिलाएं अपने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दिखाकर इस सेवा का लाभ ले सकेंगी। और इस सेवा में महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराई जाएगी। आपको बता दें, इसके लिए कुछ बसों को खरीदने के लिए 425 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मिली है, जिसमें यूपी परिवहन निगम की बसों में अब महिलाएं फ्री यात्रा कर सकेंगी। JPNIC हो रहा है, टैबलेट वितरण का हो रहा है, 60 साल की बुजुर्ग महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा का हो गया है। तमाम महत्वपूर्ण निर्णय जो लोक हित के हैं। जो इंटरनेट का मेडिकल के छात्रों का 12,000 रुपये था, उसको 25,000 रुपये कर दिया गया। आज बहुत सारे 27 विषय हैं जिन पर महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह थे, जिनका कहना है कि 27 प्रस्तावों पर मंजूरी, जिसमें महिलाओं को लेकर, MBBS छात्रों को लेकर और कई ऐसे विभागों में स्पेशल बजट दिया गया है। कैमरामैन किशन के साथ भारत अपडेट, लखनऊ। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री प्राधिक मंत्री आशीष पटेल जी हैं। सर, आज किन प्रस्तावों पर? आज 27 प्रस्ताव हैं, जिसमें से टैबलेट खरीदने का भी है और बहुत सारे और प्रस्ताव हैं, मुझे याद नहीं है। अच्छा, झांसी लिंक और 1-2 लिंक का और 1000 करोड़ दिया गया है बसों को लेकर और फ्री 400 करोड़ दिया गया है बसों के लिए। नई बसें खरीदी जाएंगी। तो आपने सुना, हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल थे, जिनका कहना है कई 27 प्रस्तावों को तो मंजूरी मिली है। कैमरामैन किशन के साथ भारत अपडेट, रमन मिश्रा। और देखिए, नोएडा के चौड़ा गांव में आयुष शुक्ला की हत्या हो गई है। असद ने 14 साल के आयुष शुक्ला की हत्या कर दी है। जन्मदिन की पार्टी के बहाने घर से बुलाने का आरोप है। चाकू से हमला कर हत्या किए जाने का भी आरोप है। दोस्तों के सामने हत्या की बात कबूलने का दावा भी किया जा रहा है। नोएडा के चौड़ा गांव में 14 साल के आयुष शुक्ला की हत्या से सनसनी फैल गई है। आरोप है कि असद जन्मदिन की पार्टी के बहाने आयुष को घर से बुलाकर ले गया था। इसके बाद चाकू से हमला करके हत्या किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि असद ने दोस्तों के सामने आयुष को मारने की बात कबूली भी है। बेटे के घर नहीं लौटने पर मां का रो रो कर बुरा हाल है। नोएडा के चौड़ा गांव में 14 साल के आयुष शुक्ला की हत्या कर दी है और हत्यारोपी का नाम असद बताया जा रहा है। आपको बता दें, जन्मदिन की पार्टी के बहाने घर पर बुलाने का आरोप है असद पर और
चाकू से हमला करके हत्या किए जाने का आरोप असद पर लगाया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि दोस्तों के सामने हत्या की बात कबूलने का दावा भी किया जा रहा है। नोएडा के चौड़ा गांव की ये घटना है, जहां पर आयुष शुक्ला की हत्या असद ने कर दी है। असद ने 14 साल के आयुष शुक्ला की हत्या कर दी है। साथ ही उसने दोस्तों के सामने आयुष को मारने की बात भी कबूली है और जन्मदिन की पार्टी के बहाने घर से बुलाया और उसके बाद चाकू से हमला करके हत्या कर दी। असद ने 14 साल के मासूम की हत्या कर दी और दोस्तों के सामने हत्या की बात कबूलने का दावा भी किया जा रहा है। आपको बता दें, आयुष शुक्ला के घर पे नहीं लौटने पर परिवारजनों की हालत जो है वो खराब बताई जा रही है और जन्मदिन की पार्टी के बहाने घर से बुलाकर असद ने जो हत्या की है, चाकू से हमला करके हत्या किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है और उसने दोस्तों के सामने आयुष को मारने की बात भी कबूल कर ली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या मामला बताया जा रहा है? देखिए, परिजनों का ये आरोप है कि इनके बच्चे को बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाया गया था और फिर इसकी हत्या कर दी गई। कुल मिलाकर मां लगातार पुलिस से गुहार लगा रही है कि उसे न्याय मिले, लेकिन अब तक उसे न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा। अब ऐसे में कैसे न्याय मिलेगा, कैसे उसके बच्चे की जो मौत हुई थी उसके कहीं ना कहीं जो आरोपी है गिरफ्तार होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो कि पीड़िता है, वो जो कोई बच्चे की माँ है, वो लगातार पुलिस के थाने के और बड़े अधिकारियों के पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही है। जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि दोस्तों के सामने उसने आयुष की हत्या की बात कबूली है, तो ये जानकारी कहाँ से निकली कि उसने आयुष की हत्या की बात कबूली है? देखिए, सीधे तौर पर अगर माना जाए तो जो पीड़िता है, मतलब जो बच्चे की माँ है, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि मुझे न्याय चाहिए और मेरे बच्चे की हत्या की गई है। और उन्होंने सीधे तौर पर अब उसके दोस्तों पर ये आरोप लगाया है कि वो बर्थडे पार्टी के लिए बुलाते हैं और फिर उसको चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर देते हैं। ऐसे में जो आरोप लगाए गए हैं उसकी माँ की तरफ से, यानी कि जो मृतक है उसकी माँ की तरफ से, तो जाहिर तौर पर पुलिस को इसको संज्ञान लेना होगा और जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार करना होगा। फिलहाल जो पीड़िता है वो कह रही है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। हालांकि ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पुलिस कब तक इस खबर के चलने के बाद न्याय की गुहार लगा रही पीड़िता की सुनवाई करती है। जी, क्या इसका कोई चश्मदीद गवाह भी निकल के सामने आया है? देखिए, अब तक पुलिस की जांच में कोई चश्मदीद ऐसा नहीं है जो कि स्पष्ट तौर पर ये कह सके कि ये आरोपी हैं और इन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हालांकि जो पीड़िता है, यानी जो मृतक की मां है, वो ये कह रही है कि उसके दोस्त ही उसको ले रहे थे। अब ये है कि वो जो जिन लोगों को चिन्हित कर रही है, उस पर पुलिस लगातार पूछताछ की बात कर रही है। हालांकि जिस तरीके से पूछताछ की गई है उससे जाहिर तौर पर जो नामजद बनाए गए आरोपी हैं उन पर कड़ाई से पूछताछ करने पर ही ये साफ हो पाएगा कि हत्या करने वाला कौन है, किस मामले पर नाबालिग युवक की हत्या की गई थी और नाबालिग जो युवक, माफी चाहूंगा, नाबालिग जो है उसकी हत्या की गई थी। ऐसे में मां ने तो गंभीर आरोप लगाए हैं, पुलिस पर भी लगाए हैं। हालांकि देखना ये होगा कि जो पूरी बात स्पष्ट जब हो पाती है उससे क्या बात निकल कर सामने आती है। फिलहाल मां का ये कहना है, पीड़िता का ये कहना है कि मैं कई पुलिस अधिकारियों से मिल चुकी है लेकिन कहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। नोएडा के चौड़ा गांव में आयुष शुक्ला की हत्या का यह मामला है। चलते हैं अब अगले खबर की ओर, जहां पर आगरा के खेरागढ़ कस्बे में आर्थिक आरक्षण और यूजीसी बिल में संशोधन की मांग को लेकर सवर्ण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन डाक बंगला से शुरू होकर एसडीएम कार्यालय पर समाप्त हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में सवर्ण समाज के लोग और प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप दिया। एसडीएम खेरागढ़ नरेंद्र गंगवार को यह ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से आर्थिक आधार पर आरक्षण और यूजीसी बिल में संशोधन की मांग उठाई गई है।
और आगरा के छावनी परिषद कार्यालय पर जन समस्याओं को लेकर पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर पंकज महेंद्रू के नेतृत्व में क्षेत्रीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने छावनी के सभी 8 वार्डों में विकास कार्यों की धीमी गति, महीनों से जारी पेयजल संकट, खराब सड़कें और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई। इस दौरान छावनी के कर्मचारियों विवेक और शील पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। साथ ही क्षेत्र में अवैध वसूली, चौथ, तहबाजारी और अवैध निर्माण को लेकर अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर जन समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जल्द समाधान की मांग की। वहीं डॉक्टर पंकज महेंद्रू ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और गाजियाबाद के 21 अगस्त को हुई 24.85 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। स्वाट टीम अपराध शाखा, स्वाट टीम नगर जोन और वेब सिटी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों सद्दाम और आसिफ को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 5 लाख रुपए, 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा और 4 खोखा कारतूस और बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान आरोपियों ने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और उनके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। लगाया गया था जब इनके द्वारा एक बिना नंबर प्लेट की संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों को आता हुआ देखकर रुकने का इशारा किया गया, तो इनके द्वारा रुकने की बजाय अपनी बाइक को मखदूम शाह की पुलिया की ओर मोड़ लिया गया। पुलिस टीम से पीछा करता हुआ देखकर ये तेज़ गति से जब बाइक भगा रहे थे तो इनकी बाइक फिसल गई और अपने आप को गिरता हुआ देखकर इन्होंने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जब पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में फायर किया तो इनमें से 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लग गई। पूछताछ में पता चला कि एक का नाम सद्दाम और दूसरे का नाम आसिफ है। आसिफ मेरठ का निवासी है और सद्दाम साहिबाबाद अर्थला का निवासी है। इनके पास से एक बिना नंबर प्लेट की बाइक, 5 लाख रुपए कैश और 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। और लखनऊ में बढ़ती चीनी की कीमतों को लेकर समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड ने विरोध जताया। यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने बापू भवन चौराहे पर लोगों के बीच पहुंचकर चीनी बांटी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बढ़ते चीनी के दामों को लेकर राजनीतिक दलों में आक्रोश नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड ने सड़क पर उतरकर महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की। देखिए, लखनऊ में जो है महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। बढ़ती चीनी की कीमतों को लेकर समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड ने इसका विरोध जताया है। यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने बापू भवन चौराहे पर लोगों के बीच पहुंचकर चीनी बांटी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। वहीं अलीगढ़ में अधिवक्ता के मुंशी की हत्या के मामले में गांव के प्रधान और गांजा तस्कर समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों से सांठगांठ और मामले को दबाने का आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि नामजद आरोपी खुलेआम घूस ले रहे थे और उन पर फैसले का दबाव बना रहे थे। हत्या के कई दिन बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी न होने से परिजनों में नाराजगी है। मृतक के परिजनों ने एसएसपी नीरज जादौन से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिस पर एसएसपी ने पूर्ण कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूरा मामला गांधी पार्क थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। लंबू लेके आए। क्या हुआ था? पूरा घटनाक्रम बताइए। पूरा घटनाक्रम यह कि जीतू प्रधान ने मेरे पिताजी को एक यानी उससे मारा रोड से और एक्सीडेंट दिखा के मर्डर किया है और एक्सीडेंट दिखा रहे हैं। अच्छा, कौन कौन लोग इस घटना में शामिल थे, क्या आपको जानकारी है? जीतू प्रधान उर्फ राकेश और गोलू और आकाश। अच्छा, आपका मुकदमा दर्ज हो गया है? मुकदमा दर्ज हो गया। उसमें मुकदमे में इनको दिखाइए, क्या नाम है, एक्सीडेंट मर्डर दिखाया। हाँ हाँ, तो अब तक पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी की नहीं? किसी की नहीं की, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई है। मैं थाने में घर पे आके निकल रहे वो बाइक वाला। अपने भाई की मर्डर हो गया। कब हुआ था? कब की घटना है?
19 तारीख रात को 9:30 बजे। अच्छा, क्या सूचना मिली थी आपको? हमको ये सूचना मिली थी कि एक्सीडेंट हो गया मुंशी जी का। वो वकील साहब मुंशी थे। अच्छा, फिर क्या हुआ इस मामले में? कछु नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। आपने किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है? कराया है। कौन लोग हैं वो? जीतू प्रधान, आकाश, राकेश और गोलू। अच्छा, किस तरह से घटना की थी, आपको क्या जानकारी मिली थी? हमको तो जानकारी यही मिली थी कि एक्सीडेंट हो गया मुंशी जी का और रोड से मारे हैं वो। तो आप पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है इसमें? हाँ, कर लिया है। अब क्या चाहते हो आप? इंसाफ चाहते हैं हम। वहीं बिलासपुर के जूना बिलासपुर में मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष धार्मिक आयोजन किया गया, जहां एक ही स्थान पर 100 से अधिक पवित्र निशानियों के दर्शन का अवसर मिला। आयोजन में शहर के साथ आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आयोजकों के मुताबिक इनमें पैगंबर मोहम्मद और अन्य धार्मिक महापुरुषों से जुड़ी निशानियां शामिल हैं, जिन्हें अलग अलग शहरों और धार्मिक संस्थानों से लाकर यहां दर्शन के लिए रखा गया। आयोजकों ने इन निशानियों की प्रामाणिकता की धार्मिक संस्थानों और विद्वानों से जाँच कराए जाने का दावा किया और 4 दिनों की तैयारियों के बाद हुए इस आयोजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। आयोजकों ने अगले वर्ष भी इसी तरह का आयोजन करने की बात कही है। और नोएडा के साइबर ठगी के 3 मामलों में ठगों ने 3 लोगों से 23 लाख रुपए से ज्यादा की रकम हड़प ली। सेक्टर 4 की महिला से विदेशी महिला बनकर व्हाट्सएप पर दोस्ती की गई और शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर 11,30,000 रुपए ठगे गए। इसके बाद कस्टम अधिकारी बनकर पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट करने की धमकी भी दी गई। वहीं ग्रेटर नोएडा के एक व्यक्ति से निवेश के नाम पर 6,75,000 रुपए और सेक्टर 75 की महिला से ऑनलाइन निवेश के नाम पर 5,61,000 रुपए की ठगी की गई। तीनों मामलों में साइबर थाने में FIR दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं कानपुर में एक्सपायर्ड चॉकलेट्स के लिए भयंकर लूट मच गई। कचरे के ढेर में फेंकी गई थी एक्सपायर्ड चॉकलेट्स। सोशल मीडिया पर वायरल लूट का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक चौंकाने वाला वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कानपुर के पनकी में कचरे के ढेर पर फेंकी गई एक्सपायर्ड टॉफियों और चॉकलेट्स को उठाने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है। एक फैक्ट्री द्वारा कचरे में फेंकी गई इन मिठाइयों और चॉकलेट्स को इकट्ठा करने के लिए पुरुष और महिलाएं टूट पड़े हैं। कचरे के ढेर से एक्सपायर्ड चॉकलेट और टॉफियां लूटने की होड़ मच गई है। कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया का ये मामला बताया जा रहा है और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं हरदोई में घर में घुसकर मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला सामने आया। पीड़ित ने कई लोगों पर घर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट का वीडियो भी बनाया गया। पुलिस ने मामले में धारा 151 के तहत चालान किया, लेकिन पीड़ित ने पुलिस पर उचित कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का दावा है कि आरोपी पहले भी हमला और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे चुके हैं। मामले में पुलिस की कार्रवाई और आरोपों की जांच जारी है। वहीं मुरादाबाद के एक गांव में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित पक्ष ने बेलारी कोतवाली में तहरीर देकर आरोपित दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर और वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मुरादाबाद का ये वीडियो जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, एक गांव में मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बोलिए, मेरे पापा का नाम मरहूम बख्श पहलवान है। मैं अपनी चाचा की दुकान पर बैठा था, साथ में मेरा भाई भी बैठा था। 6-7 जने आए, मैं और मेरा भाई घर गए। उन्होंने हम पे बेल्ट और डंडा मारने शुरू कर दिया, जिनमें कि मैं 4 जनों को जानता हूँ। वसीम के पापा असलम, फिरोज, असलम का साला और मुझे नहीं पता कौन कौन जाने के, 4 का नाम मुझे नहीं पता।
और उन्नाव के पोनी रोड तिराहे पर ई रिक्शा हटवाने को लेकर होमगार्ड से मारपीट का मामला सामने आया है। एम्बुलेंस का रास्ता साफ कराने के दौरान विवाद बढ़ गया, जिसके बाद ऑटो चालक और उसकी 2 बहनों ने कथित तौर पर होमगार्ड से अभद्रता और मारपीट की। आरोप है कि एक युवती ने होमगार्ड का कॉलर पकड़ा, जबकि दूसरी ने डंडे से हमला किया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। होमगार्ड की तहरीर पर पुलिस ने ऑटो चालक और उसकी दोनों बहनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। दोनों युवतियों को हिरासत में लेकर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा रहा है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। वहीं बाराबंकी में तेज बारिश के बीच सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने लखनऊ से बहराइच जा रही ऑल्टो कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कराया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। देखिए, बाराबंकी में तेज बारिश के बीच सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार डंपर ने लखनऊ से बहराइच जा रही ऑल्टो कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा काफी गंभीर था। टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मुरादाबाद में लगातार हो रही बारिश के बीच गरीब परिवार का कच्चा मकान भर-भरा कर गिर गया। मकान की छत गिरने से अंदर सो रहा परिवार मलबे में दब गया। हादसे में 6 मासूम बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पीड़ित का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र में सही इलाज नहीं मिला और मामूली दवा देकर घर भेज दिया गया। बारिश के चलते मकान में रखा जरूरी सामान भी मलबे में दबकर खराब हो गया। पीड़ित ने प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान और नुकसान के मुआवजे की मांग की है। जगह भाग दौड़ करी हमने कि हमारा मकान बन जाएगा। लोगों ने, अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अब क्या बन जाएगा, अब क्या बन जाएगा। जांचें हुई, अच्छा, उसमें अभी आए अधिकारी फोटो खींचे ले गए। अच्छा, कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। रात 6 बच्चे और दोनों मियाँ बीवी थे हम। शुक्र है ऊपर वाले का, कोई ऐसी बात नहीं हुई, मगर एक लड़की की हालत गंभीर है हमारी लड़की। हाँ। कितने बजे गिरा मकान ये? रात 3:30 बजे गिरा। क्या पुलिस आई है? पुलिस आई थी 100 नंबर, तो बोले अस्पताल ले जाओ। अस्पताल गए तो अस्पताल में कोई सुविधा नहीं मिली। मुंडा पांडे में उन्होंने इंजेक्शन लगा कर आप ले जाओ इन्हें, वहाँ अंधेरा था। अभी घायलों को आप घर ले आए? हाँ, घर ले आए। कोई भी अभी कोई अधिकारी या किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई है। बाकी कोई ऐसे हाथ होने की कोई खबर तो नहीं है? ऐसी कोई नहीं है अभी, मगर बड़ी लड़की की जो है हालत ज़्यादा गंभीर है। क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम मांग यही करना चाहेंगे कि हमारा मकान और हमारे बच्चों को सुविधा मिल जाए। हम रोज़मर्रा के मजदूर आदमी हैं, 400-500 की दिहाड़ी करने वाले। आपका सामान वगैरह सब कुछ दब गया? सब कुछ दब गया। वहीं मुरादाबाद में तेंदुओं का आतंक लगातार जारी है। ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र के बलिया गांव में चारा लेने गई महिला पर तेंदुए ने घात लगाकर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीते हफ्ते भी इसी गांव में तेंदुए के हमले में एक महिला की जान गई थी। ठाकुर द्वारा तहसील में अब तक तेंदुए के हमले में 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है। वन विभाग अब तक 10 तेंदुओं को पकड़ चुका है, लेकिन लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है। देखिए, तेंदुए का आतंक आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं वाराणसी में सोमवार रात से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव के चलते यातायात प्रभावित हुआ और निचले इलाकों में घर दुकानों में पानी घुस गया। बारिश के बीच करंट और जर्जर भवनों से जुड़े हादसों में कई लोगों की मौत हुई है। चेतगंज में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि सिगरा में पिता पुत्र करंट लगने से झुलस गए। मंडवाडीह में पुरानी दीवार गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई। लंका क्षेत्र में कच्चा मकान गिरने से एक पशु की मौत और कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है। खराब मौसम को देखते हुए कक्षा 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने NDRF, SDRF और पुलिस टीमों को अलर्ट रखते हुए लोगों से जलभराव, बिजली उपकरणों और जर्जर भवनों से दूर रहने की अपील की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।